आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो कि पुष्यभूति वंश का शासक था। और ये हर्षवर्धन जो है आपके पीईटी के सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना हम लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये मैं खुद से लिखता हूँ, तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो कम से कम आप लोग लाइक तो कर ही दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। वैसे तो मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है, तो मुझे मोटिवेशन की आप लोगों के बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं, जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। और ये पुष्यभूति वंश का शासक था। और पुष्यभूति वंश जो है, इसी को वर्धन वंश भी कहा जाता है। आपने किसी किसी बुक में देखा होगा हर्षवर्धन को वर्धन वंश का शासक भी कहा जाता है। और जो ये पुष्यभूति वंश था, इसके संस्थापक जो थे वो पुष्यभूति थे, और प्रमुख शासक जो थे इसके वो हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन थे। पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन जो थे ये दो प्रतापी राजा थे, और यही प्रमुख शासक भी थे। हालांकि बहुत बड़ा ये वंश था नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा शासक नहीं हुए। प्रभाकर वर्धन जो था उसके 3 पुत्र थे, और एक का नाम था हर्षवर्धन, एक का नाम था राजवर्धन और एक का नाम था राजश्री। तो ये जो राजवर्धन था, इसकी हत्या हो जाने पे हर्षवर्धन राजा बनता है। तो सबसे पहले राजवर्धन राजा बना, और उसकी हत्या होने के बाद हर्षवर्धन राज्य को संभालता है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। अब हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे पॉइंट वाइज। तो हर्षवर्धन के शासन की जानकारी के स्रोत ह्वेनसांग की CU की, ये जो CU की हाईलाइट आज मैंने यूज किया है, हाईलाइट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो ह्वेनसांग की जो CU की, ये CU की जो है ये ह्वेनसांग की एक पुस्तक है। और जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित है। हर्षचरित्र आप लोगों से बहुत ज़्यादा ये बुक पूछी जाती है कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। और ये राजतरंगिणी ये भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछी जाती। तो ये 2 बुक्स आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। कल्हड़ ने इसकी रचना की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल की जो जानकारी है इन्हीं बुकों से प्राप्त होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था, और हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया। तो ये जो हर्षवर्धन था, जो ये ह्वेनसांग था, इसकी जो पुस्तक थी CU की, उसमें इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, ये ऐहोल अभिलेख के बारे में आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है। UPSSC बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पुटअप करता है, अभिलेख और इन सब चीज़ों से। तो ऐहोल अभिलेख में हर्ष के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने के उल्लेख मिलते हैं। ऐहोल अभिलेख से हर्ष के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, और इसमें ही लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय को भी हर्ष ने हराया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की है। तो इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के जो टॉप 100 क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन शायद कराया भी है आप लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये जो है हर्षवर्धन के प्रमुख नाटक हैं। हर्षवर्धन पुस्तकें भी लिखता था और नाटककार था एक बहुत ही अच्छा। उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद 3 पुस्तकों की रचना की थी, 3 नाटकों की। और हर्ष के शासनकाल में जो था मथुरा व्यावसायिक केंद्र था। और हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था, और हर्ष ने यह आयोजन 6 बार अपने शासनकाल में कराया है कुल। प्रत्येक 5 वर्ष पे वो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था, और उसने अभी तक अपने शासनकाल में कुल 6 बार ये आयोजन कराया था। फिर देखते हैं आगे, हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, और उसने कन्नौज में 643 ईस्वी में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया था, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो असम के शासक भास्कर वर्मन को सौंपी गई थी।
तो इसमें क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि कन्नौज में बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन किस शासक ने किया था। तो और इसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हर्ष के समकालीन गौड़ नरेश शशांक था, ये बहुत ही धूर्त राजा था। अभी आप लोग इसके बारे में आगे देखिए। जिसने हर्ष के भाई राजवर्धन की हत्या की थी, जो हर्ष का भाई राजवर्धन था उसकी हत्या ये गौड़ नरेश जो था शशांक इसी ने की थी। और इसने बोधिवृक्ष जो था, बोधिवृक्ष को कटवा दिया था। बोधिवृक्ष जो होता है ये बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है, क्योंकि इसी के नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसने इसको कटवा दिया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मा का शासन हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज पर यशोवर्मा नामक शासक हुआ। और हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की बात करें, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो कन्नौज, पंजाब, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में था। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की मैराथन में कराया हुआ है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, आपको राइट चूज़ करना था। तो उसमें भी यही ऑप्शन थे, कन्नौज, पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य इन राज्यों में फैला हुआ था। और फिर ये लास्ट में स्टार करके पॉइंट दिया हुआ है, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। तो यात्रियों का जो राजकुमार था वो किसे कहा जाता था, तो ह्वेनसांग को कहा जाता था। तो दोस्तों वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश में आपके लिए बस इतना ही था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यूपी पेट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हो सकता है जल्द ही मैं UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम की भी क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो लोग वीडियो से रिलेटेड जिनकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो मैंने वीडियो का एक बनाया हुआ है वीडियो, वो आप लोग देख सकते हैं। उससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और वीडियो के एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी से तैयारी में लग जाएं। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में जो लोग वीडियो के हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या इन सब, तो वो लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।